हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई होप, चलो पहले ऑडिबल और विजिबल कनेक्शन वाली चीज़ देख लेते हैं। इफ़ आई एम ऑडिबल एंड और नॉट, और विजिबल और नॉट, ठीक है। आई एम विजिबल बट हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। चलो ठीक है, ऑडिबल भी सही है, सुनाई तो मैं आपको दे रही हूँ, दिखाई भी दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड सेशन है हमारा, और इस सेशन में हमारे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने में तो मज़ा आता है भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना प्यारा एक्ट है ना, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एक्ट। तो क्वेश्चंस भी बहुत बन जाते हैं और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ जाता है। तो कल हमने इसका ब्रीफ सा देख लिया था, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो समरी सा थोड़ा सा देख लिया था, और फिर उसके बाद में हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। आज के सेशन में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते और एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। आशीष मिश्रा कह रहे हैं हेलो। हेलो आशीष, कैसे हो आप? चलिए, आज हम, आपको पता होगा, आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा सेशन चल रहा है, जिसमें एमसीक्यूज सेशन चला हुआ है। सारे के सारे एक्ट जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनके एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी। अब ए पर्सन है, ए पर्सन क्या कहते हैं कि भाई बी को वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको क्या करूंगा, अपनी वॉच वॉच जो है वो आपको दूंगा। ये वॉच बना लें क्या? ये वॉच है, इसको राखी मत समझिएगा, ये वॉच है, ठीक है। वॉच को क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा बी को, और रिटर्न में बी क्या प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा, ठीक है। बी क्या कहता है कि मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा और आप मुझे अपनी वॉच दे दीजिए। बी को ए की वॉच बहुत पसंद आ गई है, ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मुझसे 2000 ले लो और मुझे अपनी वॉच दे दो। अब इस सिनेरियो में क्या है, ये जो हमने बात की, इज इट एग्रीमेंट, इज इट एन प्रपोजल, इज इट एन एक्सेप्टेंस, और ये ऑफर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से मुझे बताइए कि ये हमने जो सिनेरियो की बात की है ये क्या है? एग्रीमेंट है, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, या फिर ऑफर है? स्कूप कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्कूप। चलिए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या बनेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ना कि देखो, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में हम बोलते हैं, आप सोच लीजिए जब ऐसा आप कर रहे होंगे तो वो क्या चीज होगी, ठीक है। बताइए, इसका आंसर कीजिए। ए पर्सन है, वो बी को बोल रहे हैं कि मैं आपको अपनी वॉच दे देता हूँ, और बी कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे तो आपकी वॉच चाहिए, बट आप और मुझसे आप 2000 रुपये ले लीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा? ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक प्रपोजल है, एक एक्सेप्टेंस है, या फिर ऑफर है? चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा बताइए। एंड डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब करिए चैनल को। पीडीएफ का लिंक आपको फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आगे तो आपको क्या बोलूँ, आप समझदार हैं, आप देखते हैं, आपको लाइक करना वैसे बनता है अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप तो नहीं मुझे इसका आंसर कर रहे, मैं ही आपको इसका आंसर कर देती हूँ। अब ये प्रॉपर ए ने क्या किया? ए ने बोला कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ अपनी वॉच देने की। बी ने क्या बोला कि ठीक है, मुझे आपकी वॉच लेनी है, आप ये लीजिए 2000 रुपए। ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ है, ये सिर्फ एक प्रपोजल नहीं था कि ए ने क्या किया, सिर्फ प्रपोजल और ऑफर इज द सेम थिंग। तो सिर्फ एक प्रपोजल नहीं था कि ए ने बोला कि मुझे आपको अपनी वॉच देनी है। यहाँ पर इन रिटर्न बी ने भी क्या बोला कि हाँ जी मुझे भी आपकी वॉच लेनी है, और कितने रुपए में? कंसिडरेशन क्या हुआ? 2000 रुपीज का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर क्या है, ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट। भाई एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं बढ़िया सा, यहाँ पर कॉफी पी जा रही है, ठीक है। वैसे भी गर्मियों के टाइम है, सॉरी सर्दियों का टाइम है, तो कॉफी लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, सब पीते हैं, तो कॉफी पी जा रही है। तो एक्स ने क्या किया? अब कॉफी पी रहे थे, एक्स और वाई क्या कर रहे थे? बढ़िया कॉफी पी रहे थे, और एक्स ने वाई को इनवाइट कर दिया डिनर के लिए कि आप मेरे घर आइए और आप आज का जो डिनर है वो मेरे घर पे करेंगे। संडे का दिन फाइनल हो गया।
वाई हायर्स अ टैक्सी एंड रीचेज एक्स हाउस एट द appointed time but X fails to perform his promise, can Y recover any damage from Y? बढ़िया कॉफी पी रहे थे, एक्स ने बोला कि आप मेरे घर संडे को आइए और हम डिनर करेंगे बढ़िया तरीके से। अब वाई ने क्या किया, वाई तो एक्साइटेड है डिनर के लिए और वाई ने कैब बुक की, ठीक है, और वाई एक्स के घर पहुंच गए, ठीक है, एक्स के घर पहुंच गए। अब एक्स घर पे ही नहीं थे, एक्स ने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप आएंगे और हम डिनर खाएंगे साथ में बढ़िया, लेकिन एक्स क्या थे, घर पे ही नहीं थे। अब वाई यहाँ पर कि वाई कहेगा मेरे साथ तो ये धोखा हो गया, ठीक है, ये ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो वाई क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं क्या इस चीज को लेकर, ठीक है। यही यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि वाई क्या ये डैमेजेस, वो बोलेंगे कि मैंने कैब भी बुक की, मैंने संडे को मैंने कुछ अपनी अपॉइंटमेंट नहीं रखी, मुझे तो ऑफिस का काम करना था, मैंने अपने को फ्री रखा, मैं बढ़िया कैब बुक करके आपके घर आया हूँ और आप देखो यहाँ पे हो ही नहीं, मैं तो सोचा था मैं तो बिरयानी खाऊंगा, ठीक है। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा कि वो जा सकता है कोर्ट में कि नहीं जा सकता इन डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। क्या आंसर है, यस, एज वाई हैज सफर्ड, कि वाई ने सफर की है, भाई सफरिंग हुई है उसको, उसने इतनी एक्सपेक्टेशन से वो डिनर के लिए गया था, लेकिन क्या हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। नो, एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था उनके माइंड में, ये नहीं था कि हाँ जी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कुछ लीगल रिलेशनशिप नहीं उन्होंने आपस में बनाना था एक दूसरे का, ईदर ए और बी और नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता क्यों बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें नॉर्मल सिनेरियोस, हम ऐसी चीजें रोज करते हैं, रोज हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है कि हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। बाकी एक्ट्स के साथ चाहे हम रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, बट इनके साथ हम प्रॉपर रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, ठीक है। मुझे आशीष मिश्रा का रिप्लाई दिख रहा है, उनका कॉमेंट दिख रहा है, वो कह रहे हैं बी, बी हमारा क्या ऑप्शन में आता है, नो एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आशीष आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि दोनों के माइंड में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का पर्पस ही नहीं था, उनका ये पर्पस नहीं था, ये तो बिजनेस के तरीके में होता है ना, ये तो आपस में कॉफी पी रहे थे, एक ने बोला कि डिनर पे आना, वो बेचारे को कुछ काम पड़ गया होगा, वो बढ़िया कैब कूब करके गया, वो नहीं वहां पे मिला, तो यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक्स जो वाई है वो कोर्ट में नहीं चले जाएगा कि मैंने कैब बुक की है, मेरे 500 रुपीज लग गए, इसको रिकवर कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस अब बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑफर हुआ है ए ने, अब देखिए यहाँ पे ए और बी ले लीजिए, ए है, ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए ने क्या किया है, सबसे पहले ए ने ऑफर किया, ए ने क्या ऑफर किया कि बी भैया मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। ए ने क्या किया, ऑफर किया कि बी भैया मुझे तो आपकी गाड़ी खरीदनी है, बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप गाड़ी खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, कंसिडरेशन हुई, कितने अमाउंट में, कि 10 लाख में ये गाड़ी जाएगी, ठीक है, 10 लाख में गाड़ी जाएगी, और फिर से क्या हो गया, फिर से ऑफर हो गया, ठीक है, फिर से ऑफर हो गया, तो इज इट अ करेक्ट सीक्वेंस। सेकंड क्या कह रहा है, ऑफर हुआ, हमने ऑफर देख लिया, एक्सेप्टेंस हुई, बी मान गया, कंसिडरेशन हुई 10 लाख का, इस पूरे का क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, और अगर ये लॉ ने इन्फोर्स कर दिया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, उसके बाद में एक्सेप्टेंस हुई, फिर कंसिडरेशन हुआ, फिर ऑफर हुआ, और सबसे पहले डी क्या कह रहा है, ऑफर हुआ, फिर कंसिडरेशन हुई, फिर एक्सेप्टेंस हुई, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बोला। ए बी सी डी में से चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, चलिए बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बेसिक है, और जिसने अच्छे से स्टार्टिंग की, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, स्टार्टिंग की प्रोविजंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वाली जो हमने सेक्शन, जो इसका डेफिनेशन पार्ट है, ये अच्छे से पढ़ लिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बिल्कुल अच्छे से आ जाता है। तो ये सीक्वेंस बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एंड में एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजें होती हैं। चलिए ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। नहीं, आपको नहीं बताना है, अगर इसका आंसर तो मैं ही बता देती हूँ, आप मानते ही नहीं, आपको बताना ही नहीं है आंसर, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको नहीं बताना है। सबसे पहले ऑफर हुआ,
ए ने ऑफर किया कि सर मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। बी ने क्या किया, बी ने एक्सेप्ट कर ली उस बात को कि ठीक है आप मेरी गाड़ी खरीद लीजिए, कंसिडरेशन अमाउंट तय हुआ, ठीक है। अगर ऑफर में उसने 5 लाख बोला था, उसने कहा था नहीं मुझे 10 लाख चाहिए, बीच में मिला मिला के 8 लाख हो गया, तो कंसिडरेशन अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद जब कंसिडरेशन भी फाइनल हो गई तो ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट जब बन गया तो अगर इसको लॉ इन्फोर्स करती है तो क्या बन जाता है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें मुश्किल क्या था, एक प्रोसेस थी पूरी की पूरी, मुश्किल कुछ था इसमें। अब आशीष मिश्रा इसका आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आशीष। और थोड़ा पहले कर दीजिएगा, ये मतलब आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस के आंसर पहले कर दो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। In commercial and business agreements, the intention of the parties to create legal relationship is, अब मैंने बताया ना कि बिजनेस जो एग्रीमेंट्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो लीगल रिलेशनशिप अगर उनके माइंड में है तो उसको क्या माना जाता है, इज प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि लीगल रिलेशनशिप तो ये मान ही रहे हैं, इनको पता ही है कि लीगल रिलेशनशिप ही हम आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, ये प्रॉपर एक लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है, पार्टीज के बीच में होता है। और टू बी स्पेसिफाइड एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, इनको स्पेसिफाई करना पड़ता है और राइटिंग में लिखना पड़ता है कि हम एक लीगल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। इस चीज का कोई महत्व ही नहीं है, नॉट रेलिवेंट और ऑल और नॉट एप्लीकेबल, कि लीगल रिलेशनशिप एप्लीकेबल ही नहीं है। जाओ तुम जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर लो, कुछ पंगा हो गया तो नहीं, लॉ के पास तो जाना ही नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, ए बी सी डी, क्या आंसर बनता है, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट, टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, नॉट रेलिवेंट एट ऑल और नॉट एप्लीकेबल। चारों में से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, ए बी सी डी। अब इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था एक्चुअली, तो इसका आंसर कर दो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट। आशीष का रिप्लाई अभी आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया इनका रिप्लाई। इनका कमेंट आया है कि टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, कि एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम एक लीगल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। तो आशीष जी आपका जो इस टाइम जो आपने आंसर किया है वो नहीं है, करेक्ट नहीं है। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये तो एग्जिस्ट करता ही है जब बिजनेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप किसी भी पार्टी के साथ बिजनेस कर, ए पार्टी बी के साथ क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें तो प्रॉपर प्रिजम्पशन है ना, ठीक है, इसमें तो प्रॉपर प्रिजम्पशन है कि भाई ये जो पार्टीज हैं वो लीगल रिलेशनशिप बनाकर चल रही हैं। इनको पता है कि अगर बी ने कुछ घपला कर दिया या फिर ए ने कुछ घपला कर दिया तो भाई कोर्ट है हमारा, लॉ हमारा साथ देगा। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इनको पता है कि लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कमर्शियल केसेस में, ठीक है, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स में। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट। इनको लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है इन राइटिंग में। एन ऑफर इज रिवोक्ड, अब ऑफर अगर जिस ए ने पर्सन ने बी को बोला था कि सर मुझे आपकी गाड़ी लेनी है, तो वो बी कब इस ऑफर को रिवोक कर सकता है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। अगर ए की डेथ हो गई और इंसैनिटी भाई इंसेन हो गया, तब बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम जो है वही लैप्स हो गया, ए ने बोला था कि मुझे आप 10 दिन के अंदर अंदर बता दीजिए कि आप ये गाड़ी मुझे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बी ने नोटिस ही दे दिया कि सर मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने रिवोकेशन कर दिया है कि ये, तो ये कब होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, डी के जो डी है, डी कह रहा है कि सारे के सारे केसेस में रिवोकेशन हो सकती है, ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी, एन ऑफर इज रिवोक्ड, क्या रहेगा। स्कूप का आंसर आया डी, डी कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। तो स्कूप आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर बनेगा डी ही बनेगा। बाय द डेथ और इंसेनिटी, अगर ए की डेथ हो गई, इंसेन हो गया, तब भी रिवोक हो जाएगा कि अब वो बचा ही नहीं, अब वो कैसे पैसे देगा, उसने बोला था मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब बंदा ही नहीं बचा, वो गाड़ी कैसे चलाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, उसने बोला था कि 10 दिनों में आप बताइए, बी ने नहीं बताया, तब भी लैप्स ऑफ टाइम है, तो तब भी हो गया रिवोक। और अगर उसने प्रॉपर नोटिस भेजा है कि सर मुझे नहीं, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, तब भी क्या हो गया, तब भी रिवोक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी। अब ए ने ऑफर किया था, अब बी जब वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर टेलीफोन पे इनकी बात हो रही है, ए ने टेलीफोन किया कि सर मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो अब बी ने उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में क्या होना चाहिए, तब उसकी एक्सेप्टेंस को माना जाएगा। हर्ड बाय द ऑफरर, ऑफरर ने सुना होगा, ऑडिबल टू द ऑफरर, मतलब ऑफरर कौन है, ए। बी ने अगर बोला है कि हाँ जी मैं आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करता हूं, तो ये ऑफरर को सुना होना चाहिए, सुन जाना चाहिए। ऑफरर को ऑडिबल होना चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना, इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, वही ऑडिबल है ये, कि ऑफरर को बिल्कुल ऑडिबल होना चाहिए। और अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, ऑफरर को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दोनों की लैंग्वेजेस अगर मान लीजिए, ए की लैंग्वेज अलग है, बी की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, एक पंजाबी में बात करता है, एक मराठी में बात करता है। अब बी ने मराठी में कुछ बोल दिया, अब ए को पंजाबी बंदे को तो वो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, ऑफरर को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि हाँ जी इसने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर ऑल ऑफ दिस, तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तभी क्या होगा, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। चलिए जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। Acceptance on telephone should be, स्कूप का इसमें आंसर आया है। स्कूप कह रहे हैं कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डी हमारा कह रहा है कि सभी सिनेरियोज में, तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो डी ही बनेगा, कि अगर ऑफरर को सुनना भी चाहिए, उसको ऑडिबल भी होना चाहिए, और उसको समझ में भी आना चाहिए। कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलें। What is next question is asking you, which of the following is not competent to contract? इन सब में से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनको मना किया है कि आप जो हैं कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में। एक माइनर वो नहीं कर सकते, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, लॉ ने उनको बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी भी लॉ ने, तो वो, या फिर ऑल ऑफ दिस। तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं कि ये तीनों ही जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी में से कौन सा जो है इसका आंसर बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है भाई, तुम लोग बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। अब चले मत जाना और इन मतलब जो भी इसका आंसर बनेगा उनके पास और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करने लग जाना, ठीक है। कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो, कल को बात आ गई तो वो तो बोल देंगे कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, हमारे साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। आशीष कह रहे हैं डी ऑप्शन कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल आशीष आप इस समय बिल्कुल करेक्ट है, इसका डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा कि माइनर भी जो है वो भी माइनर जो है वो भी ये बैटरी, मैंने बैटरी के लिए बोला ही, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने किसी को बोला है बैटरी, ठीक है। माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, और जो पर्सन है वो भी जो अनसाउंड माइंड के पर्सन है, डी होगा ना इसका आंसर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास आई एम सॉरी, ये बैटरी का थोड़ा सा बीच में पड़ गया था पंगा, तो भाई होप आपको मैं आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। चलिए इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन मतलब आंसर तो आ गया, आशीष ने आंसर कर दिया डी। तो बिल्कुल भाई डी जो है इसका आंसर करेक्ट है कि माइनर के साथ जाकर मत कॉन्ट्रैक्ट कर लेना,
अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में, उनके पास इतना मतलब इतना काम नहीं करता है उनका माइंड, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने चले गए, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड, लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके पास आप चले गए कॉन्ट्रैक्ट करने। तो ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं और ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। कंसेंसस एड एडम मीन्स, ये मैक्सिम क्या कहती है, ये मैक्सिम लेटिन जो मैक्सिम्स होती है ना, लॉ को तो प्यार है इनसे, ये तो बीच में आ ही जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा मैक्सिम्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली मैक्सिम का क्या मतलब है, कंसेंसस एड एडम मीन्स, फर्स्ट क्या है, जनरल कंसेशन, जनरल कंसेंसस। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई मीटिंग ऑफ माइंड, दिमाग मिल गए हैं, वैसे कहते हैं दिल मिल गए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिमाग मिल गए हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग, एक ही चीज पे दो लोगों का क्या आ गया, कहते हैं ना कि एक ही चीज पे दो लोगों का दिल आ गया, यहाँ पर एक ही चीज पे दो लोगों का क्या है, दिमाग है, दिमाग आ गया है, और इन द सेम सेंस, एक बात को इसी अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ठीक है। दो पर्सन है, जो दो पर्सन दिमाग वाले लोग हैं, एक बात को सेम अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं, ठीक है, उनका मीटिंग ऑफ माइंड सेम है। और रीचिंग एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे दोनों पहुंच गए, या फिर रीचिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए ABCD में से इसका आंसर क्या होगा, बनेगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या होगा। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा ना उनको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए इस मैक्सिम का क्या आंसर होगा, ABCD, क्या आंसर बनता है, आई एम वेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के MCQs तो आपको वैसे इनके आंसर्स तो आने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी एग्जाम्स में आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है और प्यारा भी बहुत है, इतना इंटरेस्टिंग एक्ट है ना, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो आपको इसके आंसर्स MCQs तो ऐसे आने चाहिए, इसके MCQs गलत भी नहीं होने चाहिए एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है, आपका आंसर तो नहीं आया अभी तक किसी का, तो जो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ। अच्छा आ गया, आशीष मिश्रा का आंसर आ गया है B, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिमाग मिल गए, मीटिंग ऑफ माइंड, एक ही जगह पर एक ही क्या हो गया, बन गया कि यही हम इसी अकॉर्डिंग सोच रहे थे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपस में उनका अगर कुछ भी उसमें क्लॉज है तो दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए, इसका एक तरह से ये मतलब है, ठीक है। वो दिल मिल गए, दिमाग मिल गए, दैट इज तो डिफरेंट थिंग, बट एक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चले तो अगर कोई भी क्लॉज है, मान लीजिए कि ये ऐसा क्लॉज है कि हमको अगर कोई पंगा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, हमको आर्बिट्रेशन में जाना है, तो दोनों की इंटरप्रिटेशन उस क्लॉज की सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एक क्लॉज में एक अकॉर्डिंगली वो सोचने चाहिए, तो ये इसका मतलब होता है। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, A contracts to pay B 10,000 if B's house is burnt। भाई मैं तुमको, A क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा घर जल गया तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, लेकिन करते होंगे कुछ लोग। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, इज इट अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बोथ A and B और नन ऑफ दीज। बताइए ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट A क्या बोल रहा है B को कि अगर तुम्हारा घर जल गया ना तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, बताइए कि कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल, कॉन्टिजेंट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पक्का बताओगे कि यूनिलेटरल और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट, तभी तो आप कमेंट करोगे ना। अगर आप लोग देख रहे हो और आपने इसका मतलब नहीं बताया तो फिर ठीक है, तो आप इसका जो मतलब है इन दोनों टर्म्स का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और इसका आंसर क्या बन जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर A ने कॉन्ट्रैक्ट किया है B को कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर आपका घर जल जाता है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। हमने अपनी प्रोविजंस, आपको बिल्कुल बेसिक जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पता होनी चाहिए चीज़ें, वो हमने MCQs में ही आपको सारी की सारी कवर करवा दी। तो दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। प्लीज़ PDFs भी डाउनलोड आप कर लीजिए ताकि आपको ही फ़ायदा होगा PDF डाउनलोड करने का, और पढ़ते रहिए अच्छे से। प्री आने वाला है, प्री की तैयारी कीजिए, उसके बाद मेंस में बस लग जाना है। तो मेंस में तो मुझे पता है कि MCQs जब आप देखने आओगे ना तो आप आ जाना बस देखने यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्ट पूरा का पूरा कवर हो जाता है MCQs में, और अपना भी पता लग जाता है। आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मैं कहाँ तक मेरी स्टडी हुई है और मुझे कितना ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।